Hi everyone, I am सागर सैनी, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, और आप सारी चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो सब अकाउंटिंग में सीखी जाती है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला करेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और यह साइंस भी है, और यह ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर कोई भी चीज़ किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर में रिकॉर्ड नहीं होती, या सिर्फ मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होती है। उसके बाद क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग में सभी चीज़ों को अलग से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे एसेट के अलग अकाउंट और लाइबिलिटीज़ के अलग अकाउंट, सभी को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद समराइजिंग। इसमें एट द एंड में सारी चीज़ों को ब्रीफ समरी करके लिखा जाता है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इसमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, और सब किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग। इसमें जिसको भी डाटा चाहिए, हम डाटा को यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक चीज़ें मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें अकाउंटिंग को प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें हम दो चीज़ों को चेक करते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके बाद टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें हम खुद की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि ईयर टू ईयर मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। इसमें हम चेक करते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हुई है, अगर कुछ गलती हुई है तो उसको रोकने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। इसमें हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्रेडिटर, इन्वेस्टर और बैंकर जैसों को इंफॉर्मेशन दे सकें। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कमियाँ। इसमें पहली लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये पर्सनल जजमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। इसमें जैसे अकाउंटेंट बहुत तरह के डिसीजन लेता है। उसके बाद अनस्टेबल फॉर फोरकास्टिंग। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हिस्टोरिकल बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सब फोरकास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, जैसे डिमांड इम्पेक्ट करती है। अगर वो चेंज हो गई तो उसके बेसिस पर हमारी फोरकास्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके बाद बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। यह अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी सालों साल चलती रहेगी। अकाउंटिंग में जो एसेट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, किसी एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड की जाती है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। जबकि आपको वो सेल करना हो तो मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें हम एसेट को उसके हिस्टोरिकल या फिर ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी देती है। आप कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तभी जान सकते हो जब बिजनेस क्लोज हो। उसके बाद ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इसमें विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। जब आप अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हो, हर कंपनी में थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग की जाती है ताकि लोगों को कंपनी का फेवरेबल पोर्शन दिखाया जाए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद सके और उसमें इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें कि पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी और पैसे का लेन देन होगा और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा, उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद इवेंट, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा, उसी को हम इवेंट कहते हैं। उसके बाद कैपिटल, जब कोई ओनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, और जो ओनर है वो एसेट, कैश और गुड्स की फॉर्म में पैसा लगा सकता है। उसके बाद ड्राइंग्स, जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है और उस बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। उसके बाद एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कैश हो या फिर प्रॉपर्टी हो जो कि आपको फ्यूचर में आपके काम करने के लिए बेनिफिट देने वाली हो, उसे एसेट कहते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़, इसमें जब भी बिजनेस वाले को बाहर वाले का पैसा देना है और वो लोन की फॉर्म में हो सकता है या फिर उधार में हो सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो पैसा आपको देना होगा, और अगर आपने किसी से उधार में कुछ खरीदा है तो उसका पैसा भी देना होगा, इसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उसके बाद रिवेन्यू, इसमें आपके बिजनेस में माल बेचने के बाद जो पैसा आया है और उसमें आपका खर्च और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड हैं, तो इसे रिवेन्यू कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस, इसमें गुड्स को बनाने में और आपके बिजनेस में गुड्स को बेचने में जो खर्चा आया है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद इनकम, इसमें आपके पास जितना भी रिवेन्यू आता है उसमें से एक्सपेंस निकाल दिया जाए और एंड में जो प्रॉफिट होता है उसे हम इनकम कहते हैं। उसके बाद अकाउंट, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें अकाउंट की दो साइड्स होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हम ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं, और दूसरा राइट हैंड साइड जिसमें हम ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट, इसमें हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को निकाल दें तो उसे प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद लॉस, इसमें अगर हमारा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसे लॉस कहेंगे। उसके बाद गेन, इसमें आपके साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें आपने बिना मेहनत किए पैसा कमाया और ये मॉनेटरी बेनिफिट है, इसी को हम गेन कहते हैं। उसके बाद परचेज, अगर आपका कोई बिजनेस है और उससे रिलेटेड आप कुछ खरीद रहे हो तो उसे परचेज कहते हैं। उसके बाद सेल्स, अगर आप अपने बिजनेस में किसी गुड्स को खरीद कर बेचते हो तो उसे सेल्स कहते हैं। उसके बाद एंट्री, जब भी आप एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हो तो उसे एंट्री कहते हैं। उसके बाद बैड डेट्स, इसमें हम किसी को पैसा उधार में देते हैं और वो उस पैसे को लेकर भाग जाता है जिससे कि नुकसान होता है, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। उसके बाद इंसॉल्वेंट, इसमें कोई पर्सन और बिजनेस है जो कि एक ऐसी सिचुएशन में हो किसी को एक भी रुपया ना दे पाए और उसको कोर्ट से बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया जाता है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। उसके बाद सॉल्वेंट, इसमें कोई भी पर्सन और बिजनेस है जो कि ऐसी सिचुएशन में हो किसी को कुछ पे कर सके, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। उसके बाद स्टोर्स, इसमें वो सभी मटेरियल आते हैं जो खुद कंज्यूम करने के लिए हो और रीसेल करने के लिए ना हो, उसे स्टोर्स कहते हैं। उसके बाद एंटिटी, इसका मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप व्यापार कर रहे हो। उसके बाद टर्नओवर, इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितनी टोटल सेल्स की और उस टर्नओवर से उसे टर्नओवर कहते हैं। उसके बाद लाइव स्टॉक, इसमें बिजनेस में कोई भी डोमेस्टिक एनिमल यूज हुए हो जैसे कैटल और हॉर्सेज, तो उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसमें आपने किसी कंपनी में कुछ पैसा लगाया और फिर उसका कुछ पार्ट खरीद लिया तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद रिबेट, इसमें जब भी आपको कोई गुड उसके एमआरपी से कम अमाउंट पर मिले तो उसे रिबेट कहते हैं। उसके बाद जीएसटी, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे काफ़ी सारे टैक्स को मर्ज करके
एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, इसमें जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर उसमें लिखा होता है कि 20% ऑफ या फिर 10% ऑफ, इसमें जितना परसेंट भी ऑफ होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद वाउचर, इसमें जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो या बेचते हो तो उसका एक बिल होता है और उस बिल की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कितनी चीज़ें डेबिट हुई है और कितनी चीज़ें क्रेडिट हुई हैं। उसके बाद कॉस्ट, इसमें जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं और उसकी कीमत क्या है तो उसे कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, हमारी दुकान में टोटल कितना माल पड़ा हुआ है उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। इसमें जो माल है वो 4 टाइप का हो सकता है। पहला रॉ मटेरियल जो कि कच्चा माल है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी इन बिटवीन प्रोसेस है, तीसरा फिनिश गुड्स जो कि बनकर तैयार हो चुका है और उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, चौथा स्टॉक इन ट्रेड जो कि बनाया हुआ खरीदा गया है बेचने के लिए। उसके बाद रिसिप्ट, इसमें हमें कोई भी एसेट या फिर गुड्स एंड सर्विस सेल करने के बाद जो कैश रिसीव होता है उसे रिसिप्ट कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर, जब हम किसी एसेट या फिर गुड्स एंड सर्विस को उधार या फिर अमाउंट स्पेंड करके परचेज करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, जब हम किसी बिजनेस में किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज उधार में देते हैं तो उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। उसके बाद ट्रेड पेएबल, इसमें जब हम किसी बिजनेस या फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को उधार में परचेज करते हैं तो उसे ट्रेड पेएबल कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका मीनिंग है, इसमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट ये बताती है कि आप कितने प्रॉफिट और लॉस में हो या आपके पास कैश कितना अवेलेबल है और आप कितने सॉल्वेंट हो। इसमें अकाउंटिंग कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल पर बेस्ड है और इन्हीं रूल्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है। जिसमें पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसमें जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो हर कोई ये चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्गर पीरियड के लिए चले। इसमें हम एजम्पशन करते हैं कि हमारे बिजनेस में कस्टमर आते रहे और हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता रहे, इसी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इसमें आपको काउंटिंग करने का एक ही मेथड यूज करना है, ये नहीं कि आप बार बार मेथड चेंज कर रहे हो, इसी को कंसिस्टेंसी कहा गया है। उसके बाद एक्रूअल कंसेप्ट, ये एक बेसिस ऑफ काउंटिंग भी है। इसमें एक बिजनेस में हर तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, कुछ कैश वाले कस्टमर भी आते हैं और कुछ उधार वाले भी आते हैं, तो इसमें हर ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसी को एक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों की एक सेपरेट एंटिटी है, इसी को बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसमें हर ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मनी की टर्म्स में होंगे हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे और क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसी को मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसमें किसी भी बिजनेस की जो टोटल लाइफ होती है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हर छोटे पीरियड के बाद हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। इसमें एक पीरियड 1 साल का होता है, इसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिससे यूज़र प्रभावित हो सके उसे हम डिस्क्लोज करना चाहिए, उसे हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है जिनको हम फुटनोट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि यूजर्स को पूरी जानकारी मिल सके, इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहा जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, इसमें बिजनेस के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हर बिजनेसमैन और हर अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से हर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा, इसी को प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म,
इसमें अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होगा तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और लग रहा है कि कोई फ़ायदा होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तब होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे, उसे हम आज इग्नोर कर देते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा तो उस बुक्स में हम उसकी कॉस्ट को शो करेंगे और मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देंगे। इसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें हम एक साल के रिवेन्यू के साथ उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिवेन्यू लिख रहे हैं इस साल का और उस रिवेन्यू को कमाने के लिए हमने जो खर्च किए हैं वो लिख रहे हैं अगले साल में। इसमें जो इस साल रिवेन्यू कमाने में खर्चे किए हैं उसको इसी सेम ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। इसी को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसमें जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दो अकाउंट्स पर इफेक्ट होता है। अकाउंटिंग की जो इसमें इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ये उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो, इसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताती है कि मार्केट में एक्चुअल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये हमें सिर्फ उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही नहीं बल्कि एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहला नेचर है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। इसमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं उनको बुक ऑफ अकाउंट में एलोन रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है उसका यूज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशन के 4 रूल हैं। एक तो कंजर्वेटिज्म होना चाहिए, दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फुल डिस्क्लोज करना है, तीसरा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, और चौथा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसमें रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और डेटर जैसी चीज़ों की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद पोस्टुलेट्स। इसमें काउंटिंग के कंसेप्ट और कन्वेंशन के बारे में कुछ एजम्पशन ली हुई है। ऐसी एजम्पशन का यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें मनी की जो परचेजिंग पावर है वो सभी पीरियड के लिए कांस्टेंट है। उसके बाद पर्सनल जजमेंट। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो अकाउंटेंट हैं वो अपनी पर्सनल जजमेंट से मेथड को यूज करते हैं। इसमें एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग मीनिंग और रिजल्ट निकल सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट मेथड यूज हो सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कमियां। इसमें जो पहली लिमिटेशन है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें अंदर हमें इसकी करंट वैल्यू नहीं पता चलती और हम ट्रांजैक्शन को जिस टाइम पर जो कॉस्ट होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एसेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। इसमें अगर डिफरेंट अकाउंटेंट होंगे तो उन सब का रिजल्ट डिफरेंट आएगा क्योंकि सबकी पर्सनल जजमेंट डिफरेंट होगी, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इसमें कंपनी की एसेट और लाइबिलिटीज़ इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होती। अगर कंपनी का इन्फ्लेशन हाई है तो कंपनी की रिपोर्ट पर हम जो आइटम रिकॉर्ड करें कंपनी की रिपोर्ट पर हम जो आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं उनको हमें लोअर कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना पड़ता है और ऐसी इंफॉर्मेशन हम रीडर को शो भी नहीं कर सकते। तो यही इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट नॉट रिकॉर्डेड। इसमें कंपनी की जो रेपुटेशन है और कंपनी में ब्रांड की जो इमेज है उसका कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। उसमें जो कंपनी की जो रेपुटेशन है और कंपनी में ब्रांड की जो इमेज है उसका कोई प्राइस नहीं होता, उन्हें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि कंपनी की जो ग्रोथ है उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें। और अगर आपकी कंपनी पे लीगल चार्जेस अप्लाइड है तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद नॉट ऑलवेज कंपेरेबल
across कंपनीज। इसमें अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करती है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर नहीं करते, तो क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। इसमें अगर एक बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो बाकी अदर एरियाज़ में उसको फेल माना जाता है, जैसे कि बिजनेस की इमेज और वर्कर की लॉयल्टी, इन सब चीज़ों में उनको फेल माना जाएगा क्योंकि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 चीज़ें बनाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये दोनों एक अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं और बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग में है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो फैक्ट्री है वे उसमें सामान बनाते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसमें जहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म होता है वहीं से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शुरू होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड लिखते हैं और जो ग्रॉस लॉस है उसको डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट। ये एक स्टेटमेंट है जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रिकॉर्ड करती है। बैलेंस शीट को 2 तरीक़ों से फॉर्म किया जाता है, एक तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बैलेंस शीट वेल्थ को शो करता है और इसमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता क्योंकि ये अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें एनालिसिस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना, स्टडी करना, रीड करना या फिर अंडरस्टैंड करना। जैसे कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है जो पैसा जनरेट करता है, उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले है एक्सटर्नल एनालिसिस। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले हैं, इसमें एक तो इन्वेस्टर आते हैं जो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, दूसरा बैंकर आते हैं जिससे मैंने लोन लेना है, क्रेडिटर आते हैं जिससे मैंने माल खरीदना है। ऐसे लोग जो कंपनी के इनसाइडर नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर हों, उसी को एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इसमें एक तो ओनर है जिसमें आपके शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर या तो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, और दूसरा मैनेजमेंट, इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। इसमें वो सभी लोग जो कंपनी के इनसाइडर हो वही आते हैं। उसके बाद इंटरफर्म एनालिसिस। इसमें जब भी हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इसे इंटरफर्म एनालिसिस कहते हैं। इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद इंट्राफर्म एनालिसिस। इसमें जब भी कोई कंपनी खुद ही अपना कंपैरिजन करे और चेक करे कि पिछले साल सेल कितनी थी और अब कितनी है, उसको हम इंट्राफर्म एनालिसिस कहेंगे। इसको टाइम या फिर ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल की स्टडी की जाती है और सेम आइटम की स्टडी की जाती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एब्सोल्यूट के साथ परसेंटेज में भी आती है। इसको डायनेमिक एनालिसिस भी कहा जाता है। उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस। इसमें एक ही साल की स्टडी की जाती है और डिफरेंट आइटम्स की स्टडी की जाती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ परसेंटेज में आती है। इसको स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसमें जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके जो डिफरेंट इंडिविजुअल आइटम्स हैं, हम उन सभी का कंपैरिजन करेंगे। इसमें किसी भी कंपनी के 2 या 2 से ज़्यादा फिगर होंगे और उनको साइड बाय साइड रखा जाता है। इसको हम एब्सोल्यूट या परसेंटेज फॉर्म में कंपेयर करके इंटरप्रेट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके डिफरेंट आइटम्स हैं, उनको साइड बाय साइड रखकर कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर एक कॉमन बेस लिया जाता है।
इसमें जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसे नेट सेल्स भी कहते हैं, उसको बेस लिया जाएगा और बाकी जितने आइटम्स होंगे उनको फिर उसके कंपेयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद रेशो एनालिसिस, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं हम उनको एनालिसिस करते हैं। ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जैसे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। इसके मेन एग्जांपल है करंट रेशो और क्विक रेशो। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है जिसे कंपनी में पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना कैश का फ्लो हुआ है। जो फ्लो हुआ है वो या तो इनफ्लो में हो या फिर आउटफ्लो में हो। इनफ्लो मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया है और आउटफ्लो मतलब कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है। कैश फ्लो से हम ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 एक्टिविटीज़ को डिवाइड करता है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है। इसमें ये शो किया जाता है कि बिटवीन 2 डेट्स ऑफ बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में क्या चेंजेस आया, उसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अदर नेम हैं, एक तो इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के नाम से जाना जाता है, और तीसरा इसको वेयर गन स्टेटमेंट ऑफ फंड जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस क्या है? यह एक टूल है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस और इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करता है। रेशो एनालिसिस की मदद से हमें किसी फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें उसके बाद उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें पहला एडवांटेजेस है एड टू डिसीजन मेकिंग। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसे एनालिसिस किया जाता है, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसमें अगर किसी फर्म की लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है तो उनको बैंक लोन मिल जाएगा। उसके बाद यूज़फुल फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। इसमें प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए पहले से ही सोचना। इसमें हम लास्ट ईयर का अब के रेशो से कंपैरिजन करेंगे, फिर हमें रेशो का ट्रेंड पता चल जाएगा और उसके बेसिस पर हम प्लानिंग करेंगे। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पहले सेल कितनी थी और अब कितनी है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखकर हम आगे के लिए फोरकास्टिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन फाइंडिंग वीक एरियाज ऑफ बिजनेस। इसमें हर बिजनेस के कुछ ना कुछ वीक एरियाज तो होते ही हैं। अगर कोई कंपनी कॉन्टीन्यूस बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही या फिर लिक्विडिटी क्राइसिस है तो इससे हमें एडवांसेस में वार्निंग मिल जाएगी और हम फ्यूचर के लिए इसमें एडवांस में वार्निंग मिल जाएगी और हम फ्यूचर के लिए करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। उसके बाद हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। रेशो की हेल्प से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। इसमें रेशो एनालिसिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इसमें इंटर फर्म में एक फर्म दूसरे फर्म के साथ कंपेरिजन करती है और इंट्रा फर्म में फर्म अपने पिछले साल के डाटा को प्रेजेंट ईयर के डाटा के साथ कंपेरिजन करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि डायरेक्शन में क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। इसमें हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशन हो तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन इन्वेस्टर। इसमें इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूँगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हेल्पफुल टू एम्प्लॉयज़। इसमें एम्प्लॉय को सैलरी, वेजेस और बोनस दिया जाता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड है। इसमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अच्छा जा रहा है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग कर सकता है कि उसकी सैलरीज, वेजेस और बोनसेस को इंक्रीज किया जाए। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का पहला टाइप है लिक्विडिटी। इसमें जब भी आप किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेक करते हो तो उसमें हम लिक्विडिटी रेशो देखते हैं। उसके बाद सोल्वेंसी।
इसमें जब भी आप किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को चेक करते हो तो उसमें हम सॉल्वेंसी रेशो देखते हैं। उसके बाद टर्नओवर, इसमें आप देखते हो कि कंपनी की सेल्स किस तरीके से वर्क कर रही है, डेटर कितने टाइम पे पैसा दे रहे हैं, और उधार में खरीद रहा हूँ तो हमें कितने टाइम में पैसा देना है। अगर उधार में खरीद रहे हैं तो हमें कितने टाइम में पैसा देना है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट के लिए आप जो रेशो देखते हो उसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कहते हैं। उसके बाद अर्निंग, इसमें अर्निंग रेशो उस रिटर्न को डिटरमाइन करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेस्टर के लिए जनरेट करता हो। उसके बाद लिक्विडिटी रेशो, इसके अंडर जो करंट रेशो है वो इक्वल होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद क्विक रेशो, इसमें क्विक रेशो इक्वल होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसमें इसको अकाउंट रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो क्विक एसेट है वो अकाउंट रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज के भी इक्वल होता है डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और इसमें जो क्विक एसेट है वो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज के भी इक्वल होता है, तो इसको करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं। उसके बाद कैश रेशो इक्वल होता है कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो इक्वल होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इसके अंडर एक तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो आता है जो कि इक्वल होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो जो कि इक्वल होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो कि इक्वल होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि इक्वल होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट जो कि इक्वल होता है नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि इक्वल होता है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद सोल्वेंसी रेशो, इसके अंडर एक तो डेट इक्विटी रेशो आती है जो कि इक्वल होती है टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। उसके बाद डेट टू एसेट रेशो जो इक्वल होता है टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट के। उसके बाद डेट सर्विस कवरेज रेशो जो इक्वल होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेट सर्विस के। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो कि इक्वल होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद टर्नओवर रेशो, इसके अंडर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो आता है जो कि इक्वल होता है नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो कि इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो कि इक्वल होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद पेएबल टर्नओवर रेशो जो कि इक्वल होता है परचेज डिवाइड बाय अकाउंट पेएबल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो कि इक्वल होता है नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल रेशो जो कि इक्वल होता है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग माइनस डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। उसके बाद अर्निंग रेशो के अंडर सबसे पहले रेशो आता है P/E रेशो। P/E रेशो इक्वल होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। उसके बाद अर्निंग पर शेयर जो कि इक्वल होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसके बाद डिविडेंड यील्ड रेशो जो कि इक्वल होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो
जो कि इक्वल होता है टोटल डिविडेंड्स डिवाइड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, जिसमें पहली लिमिटेशन है इग्नोर इन्फ्लेशन। इसमें रेशो एनालिसिस प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है और जो प्राइस लेवल है वो चेंज होता रहता है। अगर हम रेशो की कैलकुलेशन में हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करते हैं तो इस एनालिसिस से हम करेक्ट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद पर्सनल बायस, इसमें पर्सनल जजमेंट एक विटाल रोल प्ले करता है। जब हम रेशो की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है। इसमें अलग अलग लोग सेम रेशो के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। उसके बाद ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें रेशो के जो टूल यूज किए गए हैं वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के किए गए हैं। अगर हम रेशो एनालिसिस की मदद से किसी कस्टमर को क्रेडिट दे दें तो हमें उसका करैक्टर और लॉयल्टी भी देखनी पड़ती है। उसके बाद लैक ऑफ रिलायबल डाटा, इसमें रेशो तभी रिलायबल होगी जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। अगर हमारा क्लोजिंग ओवर वैल्यू दिखाया गया है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू होंगे और फिर टैक्स भी ज़्यादा होगा, तो इससे हमारा रिलायबल डाटा नहीं निकल सकता। इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद कंपेरेटिव एनालिसिस नॉट पॉसिबल, इसमें जो डिफरेंट फर्म है वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडोप्ट करती है। अगर हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं तो चीज़ें इनकम्पेरेबल हो जाती हैं। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग भी की जाती है। इसमें अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि एक्चुअल में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उससे बेटर दिख सके। इसमें अगर विंडो ड्रेसिंग होगा तो हमें ट्रू एनालिसिस का पता नहीं चलेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से है। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना। इसमें लैंड मतलब ज़मीन को छोड़कर सभी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन के कुछ नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें सबसे पहले है फॉर एसरटेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। इसमें सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा जो कि हमारा रियल प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट की वैल्यू इंक्रीज दिखाई जाएगी जो कि एक्चुअल में नहीं होती। इसलिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सकें। उसके बाद टू एसरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूरेट जानने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। उसके बाद टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इसमें डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट तो कर लेते हैं लेकिन इसकी कभी पेमेंट नहीं करते। इसमें जब हमें बाद में कोई नई एसेट लेनी होती है तो फंड अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, इसमें अगर हमने डेप्रिसिएशन दिखाया नहीं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होने से हमें उससे शेयर होल्डर में बांटना पड़ेगा, इससे कैपिटल का बंटवारा हो जाता है। तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है ताकि एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आए। उसके बाद फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको लेस करना पड़ेगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल एसेट की कॉस्ट पर कांस्टेंट अमाउंट पर लगाया जाता है। इसमें एसेट की वैल्यू एंड में जाकर जीरो हो जाती है। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाया जाता है और डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होता है। इसमें एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। इसको रिड्यूसिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद एनुइटी मेथड, इसमें आपकी एसेट की जो कॉस्ट है उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें डेप्रिसिएशन को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जो एसेट की कॉस्ट और जो एसेट पर मिलने वाला इंटरेस्ट है ये दोनों लॉस कवर हो जाने चाहिए। ये मेथड उस जगह पर एप्लीकेबल है जहाँ पर एसेट की कॉस्ट ज़्यादा हो और उसकी लाइफ लॉन्ग हो। उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड, इसमें जो आप एसेट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर आपकी वैल्यू तो वापस आनी ही चाहिए और साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इसमें हम एक फ़ंड जनरेट कर रहे हैं और वो उस टाइम काम आएगा जब कोई मशीन काफ़ी साल के बाद काम करना बंद कर देगी और हम उस मशीन को सेल कर देंगे। फिर हमें न्यू मशीन खरीदने की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम हमें मनी की ज़रूरत है, तो वो पैसा इस सिंकिंग फंड मेथड से आएगा। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इस मेथड में जो भी एसेट आपको रिप्लेस करनी है एक समय के बाद जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो उसके लिए एक पॉलिसी डाल लो। जितना तुम डेब्ट लगा रहे हो उतने की पॉलिसी ले लो और उसका प्रीमियम जमा करते रहो। तो ये है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। उसके बाद रिवैल्यूएशन मेथड, इस मेथड में जो आपकी एसेट की कॉस्ट है उसको हर साल के एंड में रिवैल्यूएट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में एसेट की वैल्यू और ईयर के एंड में एसेट की जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। इसमें हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को रिकवर करते हैं। उसके बाद डिप्लेशन मेथड, इसको वेस्टिंग एसेट के लिए यूज किया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी आती है उसको डिप्लेशन कहते हैं। इसको कोयल, माइंस और मिनरल्स जैसी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मशीन हावर रेट मेथड, इसमें एक मशीन कितने घंटे काम करेगी उसके रेट पर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद प्रोविज़न क्या है, इसमें अगर हमें डाउट होने वाला है कि फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है या कोई लीगल एक्शन हमारे ऊपर होने वाला है या कल कोई नुकसान हो सकता है तो उसके लिए आज से ही कुछ पैसे जोड़ लेने चाहिए। आपको ये पता है फ्यूचर में लॉस होगा लेकिन ये नहीं पता कितने अमाउंट का होगा, तो आप अपने तरफ से कुछ अमाउंट बचा कर रख लेते हैं, उसी को प्रोविज़न कहते हैं। उसके बाद रिजर्व क्या है, इसमें किसी भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा अलग से निकाल कर रख देते हैं। अगर फ्यूचर में कोई समस्या होती है और हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हम उस पैसे को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को रिजर्व कहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, इसमें सबसे पहले है टू एसरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसमें हम जो भी नेट प्रॉफिट बनाते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। इसमें जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसमें जो भी खर्चा है वो हमने पे कर दिया है या फिर पे करना है, तो दोनों को ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इससे हमें इसकी ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस की सही पोजीशन पता चल जाएगी। उसके बाद टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें बैलेंस शीट से पता चल सकती है। तो बैलेंस शीट में भी हम प्रोविज़न को लिखते हैं। इसमें हम डेटर के कुछ जो भी इसमें हम डेटर के ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाते हैं। तो इससे हमें बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है। उसके बाद ट्रू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉस इन फ्यूचर, इसमें हमने प्रोविज़न बनाया और फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज हो गई तो हमें ये तो उम्मीद है कि कम से कम हमने प्रोविज़न तो बनाया हुआ है, तो फ्यूचर में जितनी भी नॉन लॉसेस होने वाले हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंसेस, इसमें हमने कोई मशीन परचेज की है तो 10 साल बाद उसमें खर्चा तो होने वाला है, तो इसके लिए हम हर साल प्रॉफिट और लॉस में एंट्री करते जाएंगे ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसमें भी हम प्रोविज़न बनाकर सभी को इक्वल लेकर चलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, इसमें सबसे पहले है हेल्पफुल इन मीटिंग दी अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ और लॉस। इसमें अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है
तो उसमें हमारा बनाया हुआ रिजर्व काम आता है। इसलिए अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी से बचने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें अगर हमारे पास फ्यूचर में ऐसी लायबिलिटी राइज हो जाए जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत है, इसमें अगर आपने रिजर्व बना रखा है तो उसको कम से कम आप यूज़ तो कर लोगे। अगर रिजर्व नहीं बना रखा होगा तो हमें किसी से उधार लेने पड़ेंगे या फिर लोन लेना पड़ेगा। तो इसमें हम जो रिजर्व बना कर रखते हैं उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है। उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर। इसमें जो शेयर होते हैं कंपनी उन पर डिविडेंड देती है और कंपनी की गुडविल तभी अच्छी रहेगी जब वो अपने शेयर होल्डिंग को इक्वली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कोई भी उसके शेयर नहीं खरीदेगा। तो इसलिए हम रिजर्व बना कर रखते हैं। अगर किसी ईयर में प्रॉफिट कम रह जाए तो इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़। इसमें किसी भी स्पेसिफिक लाइबिलिटीज से बचने के लिए हम रिजर्व को मेंटेन करते हैं। रिजर्व मेंटेन करते वक्त हम एक अमाउंट को निकाल कर रख लेते हैं। फ्यूचर में अगर हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसे हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिजर्व। इसके दो टाइप हैं, एक तो रिवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले रिवेन्यू रिजर्व। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवेन्यू प्रॉफिट है उससे जो अमाउंट अलग करके रिजर्व बनाया जाता है उसे रिवेन्यू रिजर्व कहते हैं। इसमें रिवेन्यू प्रॉफिट से हर साल अमाउंट अलग करके रिजर्व में कलेक्ट किया जाता है। रिवेन्यू रिजर्व में एक तो जनरल रिजर्व आता है। इसमें वो अमाउंट जो रिवेन्यू रिजर्व से हर साल अलग किया जाता है और जिस अमाउंट को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया जाता उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। इसमें बिजनेस का एक्सपेंशन या किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बनी रहे, इसी पर्पज़ से जनरल रिजर्व बनाया जाता है। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व में दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व। ये रिजर्व स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं और उसी पर्पज़ में इस रिजर्व के पैसों को यूज किया जाता है। इसमें डिबेंचर या फिर कैपिटल के रिटेंशन के टाइम पर अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो इस रिजर्व का यूज किया जाता है। तो ये थे रेवेन्यू रिजर्व में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजर्व, जो कि जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व है। उसके बाद दूसरी टाइप रिजर्व की कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? इस रिजर्व का जो पैसा है वो प्रॉफिट से अलग करके क्रिएट किया जाता है। इसमें कैपिटल प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल अलग करके रिजर्व बनाती है उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं और इस रिजर्व का अमाउंट डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं किया जाता। कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड है प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उसके बाद प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, उसके बाद प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूड ऑफ शेयर और डिबेंचर्स। तो ये सभी चीज़ें कैपिटल रिजर्व्स में इंक्लूड हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इसमें जिन जिन ट्रांजैक्शन से बिजनेस में फ़ंड का इनफ्लो होता है उन्हें हम सोर्सेज बोलते हैं और जिन जिन ट्रांजैक्शन से बिजनेस में फ़ंड का आउटफ्लो होता है उन्हें हम एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें मीनिंग ऑफ फंड। फंड का क्या मीनिंग है? फंड वह धन जो कि किसी विशेष कार्य के लिए इकट्ठा किया जाता हो उसे फंड कहते हैं। फंड को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं और वर्किंग कैपिटल को नेट करंट एसेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फंड फ्लो, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें जब भी एसेट और लायबिलिटीज़ में चेंजेस होता है तो वो वर्किंग कैपिटल को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट करता है। और जो कैश फ्लो है इसमें कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को शो किया जाता है और ये कैश के बैलेंस को अफेक्ट करता है। उसके बाद पीरियड में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसमें सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए शो किया जाता है। उसके बाद कैश फ्लो में जो पीरियड है वो
इसमें कैश से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक गिवन पीरियड के लिए शो किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फंड फ्लो में इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ 2 कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट होनी चाहिए, तभी ये प्रिपेयर होगा। उसके बाद कैश फ्लो में जो इंफॉर्मेशन है वो इसको प्रिपेयर करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फंड फ्लो में जो यूटिलिटी है वो इसका यूज मैनेजरियल टूल के तरीके से किया जाता है। इसमें वो स्टडी कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में किस तरीके से चेंजेस आया हुआ है और किसी बिजनेस का जो फंड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। कैश फ्लो में जो यूटिलिटी है इसका यूज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग के तरीके से किया जाता है। उसके बाद फंड फ्लो में जो नेचर ऑफ रिकॉर्ड है इसमें सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद कैश फ्लो में जो नेचर ऑफ रिकॉर्ड है इसमें कैश के सोर्सेज और कैश के यूटिलाइजेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद फंड फ्लो में रिलेटेड स्टेटमेंट, इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को प्रिपेयर किया जाता है। कैश फ्लो में जो रिलेटेड स्टेटमेंट है वो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। और फंड फ्लो में जो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है वो इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। कैश फ्लो में जो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है वो इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर प्रिपेयर किया जाता है। फंड फ्लो इसमें फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी पोजीशन जो है ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करता है। कैश फ्लो में जो फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी पोजीशन है वो ये किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को रिवील करता है। फंड फ्लो में जो लीगल पोजीशन और फॉर्मेट है वो ये कंपलसरी नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है और इसके लिए कोई भी फॉर्मेट डिसाइड नहीं है। कैश फ्लो में जो लीगल पोजीशन और जो फॉर्मेट है वो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिसाइड किया गया है, ये जिस भी फॉर्मेट के लिए बनेगा। फंड फ्लो में जो पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग है वो इसमें विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी कम होती है। कैश फ्लो में जो पॉसिबिलिटी है विंडो ड्रेसिंग की इसमें विंडो ड्रेसिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है, ये शो करता है कि टू डेट ऑफ बैलेंस शीट के बीच में एसेट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में क्या चेंजेस आया है। इसी स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। उसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है वेयर गोट वेयर गन स्टेटमेंट ऑफ फंड जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड, इसके नाम से भी जाना जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करती है कि किसी बिजनेस में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो कैश रिसोर्सेज है वो कितना इंक्रीज हो रहा है और इस रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ से हो रहा है। ये एक समरी रिपोर्ट है, इससे हमें फाइनेंशियल डायरेक्शन का चेंज, फ्लो और मूवमेंट पता चलता है। इसमें 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में फंड के मूवमेंट में किसी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आया वो सब फंड फ्लो स्टेटमेंट में आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रॉपरली यूज हुआ है या नहीं हुआ है और मैनेजमेंट ने इसका यूज किया है या नहीं किया है, वर्किंग कैपिटल सरप्लस में है या डेफिसिट में है, वो सब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। उसके बाद हेल्पफुल टू गेट लोन, इसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से लोन लेना है तो बैंक चाहती है कि आप अपना प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट सबमिट करें ताकि बैंक एक्सेस कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है भी या नहीं, वो आगे चलकर लोन रिटर्न कर पाएगी या नहीं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल पोजीशन में क्या चेंज आया है वो इसका क्या कारण है, इन सभी का फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है और ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, इसमें फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग की प्रिपरेशन करने में भी फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडी, इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपैरिजन करने में और एनालिटिकल स्टडी करने में भी हमारी हेल्प करता है।
उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उससे फंड इंक्रीज हो रहा है तो उसको सोर्सेज ऑफ फंड कहेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन से फंड डिक्रीज हो रहा है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड कहेंगे। इसमें हर ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। अगर कोई चेंज नहीं हुआ फंड में तो नो फ्लो ऑफ फंड होगा। इसमें अगर ट्रांजैक्शन करंट कैटेगरी और नॉन करंट कैटेगरी की है तो दोनों में से एक डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट होगी, उसी को चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहा गया है। इसमें अगर दोनों कैटेगरी सेम हो, सेम का मतलब है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अगर करंट कैटेगरी है तो इसमें वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि फंड फ्लो वन कैटेगरी, इसमें वन करंट कैटेगरी अकाउंट और अदर नॉन करंट कैटेगरी अकाउंट होगा। और जो नो फ्लो ऑफ फंड है उनमें बोथ करंट कैटेगरी अकाउंट और बोथ नॉन करंट कैटेगरी अकाउंट ये होगा। उसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस, इसमें फंड फलो एनालिसिस को हम टू स्टेटमेंट के अंडर प्रिपेयर करते हैं। एक तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी इंक्लूड है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इस शेड्यूल को सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। अगर करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लाइबिलिटी घट रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर करंट एसेट घट रहा है और करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल है जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम को यूज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण ऑर्गेनाइजेशन में कैश इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जब किसी पर्टिकुलर पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश की पोजीशन चेंज हो रही है, कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इनको शो करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में कैश बढ़ जाएगा तो उस कैश का इनफ्लो होगा और जब ऑर्गेनाइजेशन में कैश घट जाएगा तो उस कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कैश का जो फ्लो हो रहा है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड मीन उसे बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ेगी, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ फिक्स्ड एसेट बाय करने पड़ेंगे, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी और मशीनरी बाय करनी पड़ेगी, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन तभी इन्वेस्ट कर पाएगा जब उसके पास फंड होंगे। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को फंड अरेंज करने पड़ेंगे, इसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसमें फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आइटम्स आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड आइटम्स आती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और कुछ प्लानिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है कि कितना कैश हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना फाइनेंस बाहर से लेना चाहिए, तो ये सब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। उसके बाद हेल्पफुल इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
कितनी जल्दी अपने डेट को कवर कर सकती है, और लिक्विडिटी और सोल्वेंसी का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि कितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कितने लोगों की कितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। उसके बाद ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हमें इसमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस मिल जाता है, जो कि ना ही मिनिमम होता और ना ही मैक्सिमम होता। अगर आपके पास मिनिमम कैश बैलेंस है तो आप बाहर से फाइनेंस अरेंज करोगे, अगर आपके पास मैक्सिमम कैश बैलेंस है तो आप उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिले। उसके बाद इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है और जो कैश है उसकी पोजीशन कैसी है, ये सब हमें इससे पता चलता है। उसके बाद हेल्पफुल इन नोइंग कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, इसमें हमें कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उसमें कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है वो सब पता चलता है। उसके बाद स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें कितनी स्पीड से कैश ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और जा रहा है, इसकी स्टडी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से होती है कि कितनी जल्दी कैश रिसिप्ट होगा और कितनी जल्दी कैश पेमेंट होगा। उसके बाद यूटिलिटी या फिर यूजेज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहला यूटिलिटी या फिर यूजेज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द आंसर टू सम इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चंस, इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और बिजनेस ऑपरेशन से कितना फंड जनरेट हुआ, प्रॉफिट कहाँ गया और बिजनेस ज़्यादा डिविडेंड क्यों नहीं दे पाई, इससे हमें इन सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। उसके बाद हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी फाइनेंशियल पोजीशन का एक कंप्लीट एनालिसिस प्रेजेंट करता है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस सिर्फ बैलेंस शीट बनाने से पता नहीं चलता, क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस के पोजीशन को एक पर्टिकुलर डेट पर बताता है, जबकि फंड फ्लो जो स्टेटमेंट है एसेट और लाइबिलिटीज़ में हुए चेंजेस को बताता है। उसके बाद मोर रिलायबल फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से प्रॉफिट और लॉस के ज़्यादा रिलायबल फिगर पता चल जाते हैं। इसमें ऐसा इसलिए होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो कि मैनेजमेंट के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। उसके बाद नेबल टू नो द प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, इसमें जो फंड को कलेक्ट किया है उसका सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें इसका सही इस्तेमाल पता चल जाता है। उसके बाद हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हर बिजनेस को अपने इन्वेस्टर को देना पड़ता है। इसमें एक अच्छा डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छा डिविडेंड उन्हें नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो सही डिविडेंड के लिए ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के पास कितना फंड है। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट तो सफिशिएंट हो लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया जाए तो बिजनेस की लिक्विडिटी ख़राब हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना नहीं किया जाए। तो ये थे यूटिलिटी और यूजेज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद यूटिलिटी और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहले है कंपेरेटिव विद द कैश बजट। इसमें जो कैश बजट है वो एक साल में होने वाली इनफ्लो और आउटफ्लो को बताती है। कैश बजट को साल के शुरू में बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट को साल के एंड में बनाया जाता है। इसमें कैश बजट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके ये पता चलता है कि जो हमारे एक्चुअल कैश फ्लो हैं वो बजट कैश फ्लो से ज़्यादा है या कम है। उसके बाद रीज़न फॉर कैश पोजीशन, इसमें कभी कभी ऐसा होता है आपका नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा बता रहा है और कैश इनफ्लो कम बता रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू किसी एक साल के पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उसको हम लिखते हैं। उसके अंदर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसिडर नहीं करते। तो इनमें जो डिफरेंस है उसका हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। उसके बाद इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन, इसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है
वो सिर्फ ओनर के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी यूजफुल है। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, लेंडर्स और क्रेडिटर जैसों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन सभी की हेल्प से ये अपने डिसीजन लेते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसकी प्लानिंग को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश की जो भी पोजीशन है ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कैश की पोजीशन भी पता चलती है। तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी हेल्प करता है। तो ये थी यूटिलिटी और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद एनपीए, परफॉर्मिंग एसेट क्या है। इसमें अगर टाइमली बेसिस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ड्यू होते ही रिसीव हो जाए तो उसे परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। इसमें अगर टाइमली बेसिस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उस प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं जिसे कस्टमर ने बैंक से लोन पर लिया हो, लेकिन वह उस अमाउंट और उस पर बन रहे इंटरेस्ट को ना चुका पाए और उसके पेमेंट करने की लास्ट डेट को 90 दिन से ज़्यादा समय हो जाए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सबस्टैंडर्ड एसेट। ये ऐसे एसेट हैं जो कि 12 मंथ्स तक नॉन परफॉर्मिंग रहे हो और ये एसेट नॉर्मल रिस्क लेवल के होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डाउटफुल एसेट। ये ऐसे एसेट हैं जो कि 12 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन तक नॉन परफॉर्मिंग रहे हो, उसे डाउटफुल एसेट कहते हैं और ये एसेट हाई रिस्क लेवल के होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर लॉस एसेट। ये ऐसे एसेट हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक नॉन परफॉर्मिंग हो और जिनके फ्यूचर में भी रिकवर होने की कोई उम्मीद ना हो। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसमें जब लोन और एडवांसेस का रीपेमेंट टाइमली बेसिस पर नहीं किया जाता तो ये बैंक की बैलेंस शीट पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। एनपीए लेंडर पर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है। एनपीए ज़्यादातर ऑडिटर और बैंक और जो आरबीआई द्वारा ही वेरीफाई किए जाते हैं। हर साल एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें सभी बैंक्स के एनपीए की इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बेसिस पर कस्टमर बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्टर की लंबी ड्यूरेशन के बाद लेंडर बोरोवर को उन प्रॉपर्टीज़ को समाप्त करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें लोन के टाइम पर गिरवी रखा गया था। बैंक उन गिरवी रखी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ केसेस में बैंक अपनी फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते और अगर कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी हो तो लेंडर उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर लिखता है और इसे कलेक्शन एजेंसी को डिस्काउंट पर बेचता है। फिर ये कलेक्शन एजेंसी अपनी तरफ से एफर्ट्स करके कोशिश करती है कि जो भी XYZ कंपनी है ये अपनी बची हुई पेमेंट रीपे कर दे। अगर कोई भी ये जो भी XYZ कंपनी सारी अमाउंट रीपे करती है तो कलेक्शन एजेंसी को प्रॉफिट हो जाता है। अगर सारी अमाउंट रीपे नहीं करती तो कलेक्शन एजेंसी को लॉस हो जाता है। जब बैंक के एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल जाते हैं तो बैंक के लिए लोन प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो भी बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके सिबिल स्कोर पर एडवर्स इफेक्ट करता है। एनपीए बोरोवर की गुडविल को भी हैम्पर करता है। बैंक एक ऐसे बोरोवर को पास करने के लिए क्वेश्चनेबल हो जाते हैं जब एप्लीकेंट का अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए सिर्फ बोरोवर को ही नहीं बल्कि बोरोवर के साथ लेंडर को भी अदर मार्केट की एंटिटी के साथ अफेक्ट करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एक पार्ट होता है। ये इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। अगर 1 महीने तक इंटरेस्ट ओवरड्यू रह गया तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 बोलेंगे और अगर 2 महीने तक इंटरेस्ट ओवरड्यू रह गया तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बोलेंगे और अगर 90 डेज कंप्लीट हो गए तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। उसके बाद बेसल नॉर्म्स। बेसल क्या है?
बेसल जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक सिटी है। इसी सिटी के अंदर वर्ल्ड का ओल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है और इसके हेडक्वार्टर बेसल शहर के अंदर है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की जो इस्टेब्लिश्ड है वो 17 मई 1930 को हुई थी और इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं जिनके हेडक्वार्टर हांगकांग और मेक्सिको सिटी के अंदर है। इसमें दुनिया भर के 10 कंट्रीज़ के गवर्नर अपने अपने सेंट्रल बैंक की एक मीटिंग करते हैं। वो बेसल शहर के अंदर मीटिंग करते हैं और 10 बंदों की कमेटी बनाते हैं जिसको बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहा गया है। ये कमेटी 1974 में फॉर्म्ड हुई थी। इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए बैंक ने लोन दिया और वो लोन वापस रिकवर नहीं हो पाया, तो उस केस में बैंक ऐसे लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके, उसी की प्लानिंग करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। यही कमेटी सबसे पहले बेसल 1 नॉर्म लेकर आई। जब बेसल 1 नॉर्म लगा कि अब अपडेट करने चाहिए, तो बेसल 2 नॉर्म लेकर आई और फिर उसके बाद बेसल 3 नॉर्म लेकर आई। इसमें जो रिस्क वेटेड एसेट है वो ये एक ऐसे एसेट और लोन्स हैं जिसमें बैंक के लिए रिस्क जुड़ा हुआ है, तो वो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो आरबीआई ने हर प्रोडक्ट की लिस्ट दे रखी है कि किस प्रोडक्ट में बैंक का कितना रिस्क है। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, ये क्या है? इसमें इंडिया का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बोलता है कि हर बैंक को 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करनी होगी। बेसल कमेटी ये बोलती है कोई भी बैंक लोन देता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर जुड़ा हुआ है। उस रिस्क के अगेंस्ट बेसल कमेटी बोलती है आपको 8% CAR मेंटेन करना है, लेकिन आरबीआई 9% को फॉलो करती है। उसके बाद बेसल 1 क्या है? इसका मेन फोकस क्रेडिट रिस्क पर है। क्रेडिट रिस्क वो होता है जब बैंक किसी को लोन दे और वो लोन वापस लौट कर नहीं आए। ऐसे जो लॉस होंगे तो बैंक उनको कब एब्जॉर्ब कर पाएगा? जब वो CAR 9% मेंटेन करके रखेगा। बेसल का मेन काम ये था कि कुछ ऐसा लेकर आए मार्केट में कि जिससे बैंक अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। 1988 में जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है वो बेसल 1 को लेकर आई और इंडिया ने 1999 में बेसल 1 को अडॉप्ट किया। बेसल 1 ये बोलता है कि CAR 8% को फॉलो करता है। उसके बाद बेसल 2 क्या है? बेसल 2 इसकी गाइडलाइन 2004 में पब्लिश्ड हुई। 1999 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। 2003 में इसके डायरेक्टिव निकाले गए। वर्ल्ड ने 2006 में अप्लाई किया और इंडिया ने 2009 में इसको अप्लाई किया। इसमें जो CAR है वो बेसल 2 ने वर्ल्ड को 8% फॉलो करने के लिए बोली और जो आरबीआई है उसने 9% फॉलो करने के लिए बोला। जो बेसल 2 है वो क्रेडिट रिस्क पर ही नहीं, उसका मेन फोकस ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क पर भी है। इसमें जो ऑपरेशनल रिस्क है, इसमें अगर आपके बैंक के एम्प्लॉय ही फ्रॉड करने लगे, जो ऑपरेशनल है बैंक का उसमें कुछ ना कुछ लैप्स है। उसके बाद मार्केट रिस्क, इसमें जैसे कोरोना वायरस आ गया, फ्लड आ गई या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इसकी चक्कर में मार्केट ओपन नहीं है। किसी भी चक्कर में इसमें मार्केट ओपन नहीं है, किसी की कमाई नहीं हो रही, ना तो डिपॉजिट आ रहा है और ना ही बैंक में कोई लोन ले रहा है। ठीक है, ना तो बैंक से कोई लोन ले रहा है और ना ही बैंक में डिपॉजिट आ रहा है, तो ये होता है मार्केट रिस्क। उसके बाद कैपिटल रिस्क, ये सेम क्रेडिट रिस्क की तरह ही होते हैं। बैंक ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट का पैसा लौट कर नहीं आया, तो ये कैपिटल रिस्क होता है। इसमें 3 पिलर हैं बेसल 2 के, जिसमें सबसे पहले है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें जो CAR है वो वर्ल्ड 8% कर रहा है और हमारी इंडिया का जो आरबीआई है वो 9% फॉलो कर रहा है। उसके बाद सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस,
इसमें हर कंट्री के सेंट्रल बैंक को ये बोला गया कि आप सुपरवाइजरी करो। जैसे आरबीआई एक सुपरविजन करेगा। बैंक अगर सीआर 9% फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई उन बैंक के खिलाफ एक्शन लेगा। उसके बाद मार्केट डिसिप्लिन। इसमें जो भी बैंक है वो किसी को लोन देगा तो अपना जितना भी रिस्क वेटेड एसेट होगा वो डिटेल में आरबीआई को बताएगा कि मेरा रिस्क वेटेड एसेट इतना है। ये नहीं कि किसी को भी लोन देता चला जाएगा, वो आरबीआई के आगे हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करेगा। उसके बाद बेसल 3। बेसल 3 क्या है? इसका इंट्रोडक्शन 2010 में हुआ। जो बेसल 3 नॉर्म है इसका मेन फोकस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को बढ़ाने में रहा। इससे ये फ़ायदा होगा कि बैंक की कैपेसिटी बनेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस वो अब्जॉर्व कर सके। इसको 2013 में अप्लाई किया गया और इंडिया ने अभी तक बेसल 3 नॉर्म को अप्लाई नहीं किया। इसकी गाइडलाइन को फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें बैंक को सिर्फ रिस्क वेटेड एसेट रेशो ही नहीं बल्कि कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपका कैपिटल कितना है, आपका लेवरेज कितना है, आपकी फंडिंग और लिक्विडिटी कितनी है, इन सब पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसल नॉर्म्स। आई होप आपको यह आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।